सभी का स्वागत करते हैं वापस से मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है ग्लोबल नॉलेज बाय हिमांशु सर, जिसमें हम हिंदी सीरीज में आज अपना चौथा लेक्चर लेके आए हैं। वर्णमाला के 2 भाग हो चुके हैं, आज हम तीसरा भाग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण आज देखेंगे हम। क्या देखेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है हम 5 तरीके से करते हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है। 5 तरीके से हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखें अपन कौन कौन से। पहला जो है आपका जीवा की स्थिति के आधार पर, कि जो आपकी जीभ होती है उसकी स्थिति के आधार पर हम पहला वर्गीकरण करेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण है वो आपका मुख आवृत्ति के आधार पर, ये आपका दूसरा वर्गीकरण है। तीसरा देखते हैं स्वरों के उच्चारण के आधार पर, ये तीसरा वर्गीकरण है। चौथा है आपका ओष्ठ के आधार पर, जो आपके होंठ है इनके आधार पर हम स्वरों को कैसे वर्गीकृत करेंगे, ये आपका चौथा पार्ट है। पांचवा आपका जो आपकी जीभा है या की जीभ है, जिसकी मांसपेशियों के तनाव के आधार पर हम इसका 5वां वर्गीकरण करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा था आपका? जीभा की स्थिति के आधार पर। जीभा की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? पहला है आपका अग्र स्वर, दूसरा है आपका मध्य स्वर, तीसरा है आपका पश्च स्वर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अपनी जीभ होती है, जीभ का जो आकार होता है समथिंग इस प्रकार से होता है। तो जीभ का जो ये वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अग्रभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रभाग बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य भाग। और ये पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पश्च भाग हम बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आपकी वो स्वर की ध्वनि अगर जीभ के आगे वाले भाग से आती हुई दिखाई देगी तो आपका अग्रस्वर हो जाएगा। अगर जीभ के बीच वाले भाग से आती हुई स्वर आएगा तो वो आपका मध्य स्वर हो जाएगा। अगर पीछे वाले भाग से उसकी ध्वनि आ रही है तो वो आपका पश्च स्वर हो जाएगा। तो जीवा की स्थिति के आधार पर आपके 3 यहाँ पर स्वर हैं। कौन कौन? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। इनके उदाहरण है आपके, जैसे अग्र स्वर है। अग्र स्वर में आपका छोटा ई है, बड़ा ई है, ए है और अय है। इनको आप बोल के देखें। आ, दूसरा अग्र स्वर में देखें ई, बड़ी ई, इन सब की जो ध्वनि आ रही है आपकी जीभ के आगे वाले भाग से आ रही है, इसलिए ये छोटी ई, बड़ी ई, ए और अय, इन चारों को बोल के देखेंगे तो आपकी जो ध्वनि आएगी जीभ के आगे वाले भाग से आएगी। ठीक है, तो ये चारों आपके कौन से हो जाएंगे? अग्र स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो मध्य स्वर हो जाएंगे वो उसमें कौन आते हैं? छोटा आ और बड़ा आ। इनको आप बोल के देखें। आ, ये जीभ के बीच वाले भाग से इसकी ध्वनि आपकी उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये कौन सा है? आपका मध्य स्वर है। अगला आपका पश्च स्वर है। इसमें देखें पश्च स्वर में ऊ, आपकी जो ध्वनि आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जीभ के सबसे पीछे वाले भाग से आ रही है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पश्च स्वर बोलते हैं। ये आपका स्वर का प्रथम प्रकार का वर्गीकरण था। अब दूसरा देख लेते हैं। जो दूसरा आपका वर्गीकरण वो कौन सा? मुख की आवृत्ति के आधार पर। ठीक है, तो इनमें देखते हैं। पहला जो है आपका क्या है? समृत है। दूसरा क्या है आपका? विव्रत है। और तीसरा आपका क्या है? अर्ध समृत है। और चौथा आपका क्या है? अर्ध विव्रत है। ठीक है, तो समृत आपके स्वर कौन से कहलाते हैं? समृत आपके कौन से कहलाते हैं? ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय आपका जो मुंह होता है वो लगभग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? ऐसे आपके स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका मुंह होता है वो लगभग आपका बंद हो जाता है, ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे? आपके समृत कहलाएंगे। ठीक है, अब विव्रत स्वर क्या कहलाएंगे? ऐसे स्वर आपके विव्रत स्वर के अंतर्गत आएंगे जिसमें आप उच्चारण करते समय आपका मुख जो है लगभग पूरा खुल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तीसरा जो आपका क्या है? अर्ध समृत है। अर्ध समृत स्वर आपके ऐसे स्वर कहलाएंगे जिनका उच्चारण करते समय आपका मुंह लगभग आधा क्या हो जाए? बंद हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? आपके अर्ध समृत कहलाएंगे। और अर्ध विव्रत क्या कहलाते हैं? आपके जिनका उच्चारण करते समय आपका मुख क्या है? लगभग आधा क्या हो जाए? खुल जाए। क्लियर है? अब देखते चलेंगे। जो समृत है आपका, समृत के उदाहरण क्या है? आपकी ई, ऊ। अब मैंने क्या बताया था? समृत आपके ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय लगभग आपका मुंह क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जैसे ई, मेरा मुंह खुला गया, बड़ी ई, ऊ, लगभग जो मेरा मुंह है वो कैसा है? आपका बंद है। तो ये सारे स्वर क्या कहलाएंगे? आपके
समृद्ध स्वर कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका विव्रत। विव्रत आपके ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय आपका मुंह लगभग क्या हो जाए, पूरा खुल जाए। जैसे आपका एक ही है, वो कौन सा स्वर है, बड़ा आ, मेरा मुंह पूरा खुल गया, इसका मतलब ये कौन सा है, आपका विव्रत। अर्ध समृद्ध कौन से कहलाते हैं, जिनका उच्चारण करते समय लगभग आपका मुंह क्या हो, आधा बंद हो जाए। जैसे आपका ए और ओ, ए ओ, लगभग मेरा मुंह क्या है, आपका बंद है, आधा बंद है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके अर्ध समृद्ध। अर्ध विव्रत क्या हो जाएंगे, लगभग आधा खुला हो। जैसे आपका ऐ, आओ, इसका मतलब क्या है, मेरा मुंह है आपका थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब आधा खुला हुआ है। क्लियर है। तो ये आपका मुख आवृत्ति के आधार पर ये चार हो गए, समृद्ध, विव्रत, अर्ध विव्रत और अर्ध समृद्ध। क्लियर है, कोई डाउट इनमें। आगे चलते हैं। जो तीसरा इसका वर्गीकरण है, स्वरों के उच्चारण के आधार पर, हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताया था क्या होता है, के, टी, एम और दो। ठीक है, ये आपके क्या थे, इस हिसाब से मैंने आपको याद करवाया था कि प्रत्येक स्वरों का उच्चारण स्थान आपका कहाँ से है, उन्हीं उच्चारण स्थान के आधार पर ये आपका तीसरा वर्गीकरण है। इसको मैं बता चुका हूँ तो दोबारा नहीं बताऊंगा। अगला देखते हैं आपके ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ क्या होता है, आपका होंठ होते हैं। क्या होते हैं, ये होंठ होते हैं, इनको अपन ओष्ठ बोलते हैं। इनके आधार पर भी क्या किया गया है, स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से बांटा है, ये 3 प्रकार से बांटते हैं इसको। कौन कौन से, वृत्ताकार, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। क्या, वृत्ताकार, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। क्लियर है। जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय अगर आपके दोनों होंठ वृत्ताकार आकार बनाते हैं तो वो आपके वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। अगर उनका उच्चारण करते समय वो आपका अवृत्ताकार यानी वृत्ताकार नहीं बनाते आपके दोनों होंठ, तो वो आपके अवृत्ताकार कहलाएंगे। और बोलते समय जो आपका अर्धवृत्ताकार बनाए वो आपका क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। तो देख लेते हैं इनको एक एक करके। जो वृत्ताकार स्वर है आपके क्या है, ऊ, ऊ, ओ, आओ। ठीक है, क्या है, ऊ, ऊ। ये होंठ कैसा बना रहे हैं, आपके वृत्ताकार आकार बना रहे हैं, इसलिए ये आपके चारों कौन से हैं, वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। अवृत्ताकार मतलब वृत्ताकार नहीं बनाए। नेक्स्ट आपका आ, ई। क्या वृत्ताकार मेरा होंठ बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहा है, यानी कि वृत्ताकार शेप में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसे कहलाएंगे, आपके अवृत्ताकार कहलाएंगे। ठीक है। अर्धवृत्ताकार मतलब क्या होता है, आपका वृत्ताकार ये होता है और अर्धवृत्ताकार आपका ये। अगर आपका मुंह इस तरीके का कोई शेप बनाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अर्धवृत्ताकार कहलाएगा। जैसे आ, यानी कि अर्धवृत्ताकार आपका ये चिन्ह शेप बना रहा है, इसका मतलब ये अर्धवृत्ताकार स्वर कहलाएगा। क्लियर है। अब इसका 5वां वर्गीकरण आते हैं, जीवा के पेशियों के तनाव के आधार पर। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, जो स्वर होते हैं आपके, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर आपके 2 होते हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर होता है, एक आपका दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, आपकी 4 और दीर्घ स्वर की संख्या होती है आपकी 7। तो जो वो ह्रस्व स्वर होते हैं 4, जिनको मैंने बोला था उच्चारण करने में कम समय लगता है, यानी कि वही आपके चारों क्या कहलाएंगे, शिथिल या कोमल स्वर कहलाएंगे। और बाकी जो बचे 7 आपके दीर्घ स्वर थे वो आपके कठोर स्वर कहलाएंगे। जैसे ह्रस्व स्वर कौन से थे, जो आपके यहाँ पर शिथिल कहलाने वाले हैं, अ, ई, उ, रा। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो आपके शिथिल स्वर हैं, कठोर मतलब जिनको कठोरता से अपन बोल पाए, जैसे आ, ई, आए, ओ, आओ, ये क्या है, आपके कठोर स्वर कहलाते हैं। तो ये आपका स्वरों का वर्गीकरण हुआ। 5 तरीके से आपको इसमें बांटा गया है। अब इनमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें यहाँ डाउट आ रहा है, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। उस दिन हमने व्यंजन देखे थे। व्यंजन मैंने बताया था, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, 33 हैं। 33 में 25 कौन से थे आपके, 25 आपके वर्गीय व्यंजन थे। 4 आपके कौन से थे, अंतस्थ थे, तो 25 4 29, और 4 कौन से थे आपके, ऊष्मीय थे। ठीक। अब देखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। इससे पहले हम व्यंजन पढ़ चुके थे, उस दिन आपका अंतस्थ व्यंजन तक हुआ था, उसके आगे हो नहीं पाया था क्योंकि वीडियो आपका लॉन्ग जा रहा था। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, या, रा, ला, वा।
कौन कौन सी होती है? या, रा, ला, वा। ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या आपकी 4 होती है। इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? या का आपका तालु होता है, रा का आपका मूर्धा होता है, ला का आपका दंत होता है, वा का आपका दंतोष्ठ होता है। इनको बोल के चाहे आप देख लें, या 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 या, जो आपका जीव होगी वो आपका तालु को टच कर रहा होगा, इसलिए ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपका तालु। मूर्धा, मूर्धा मतलब क्या होता है? आपका जो दांत के जस्ट पीछे मसूड़े होते हैं वहाँ पर अगर आपकी जीभ टच करती है वहाँ बोलने पर, तो आपका क्या कहलाएगा? मूर्धा। बोले रा 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 रा, यहाँ पर आपकी जीभ क्या है? टच कर रही होगी, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपका मूर्धा है। नेक्स्ट आपका ला है। ला का क्या है? ला 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 ला, जो आपकी जीभ होगी वो आपको दांत को टच कर रही होगी, इसलिए ला का आपका उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर दंत है। नेक्स्ट आपका वाह है। वाह का आपका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ। वाह वाह वाह, जीभ आपकी दांत के पास जा रही होगी और इसमें आपके दोनों होठों का भी इस्तेमाल होता है वाह बोलने में, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? आपका दंतोष्ठ है। क्लियर है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, चारों का उच्चारण स्थान मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें, जो आपका रा होता है, क्या होता है? रा। रा को आप बोलते हैं लुंठित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन भी आपको बोला जाता है। जैसे आपके पेपर में कभी आ जाए कि निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो जहाँ पर भी आपका रा लगा हो वहाँ पर आपको सही का निशान लगा देना है, क्योंकि रा को आपका लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है। अब रा का एक नाम और है जिसको बोला जाता है प्रकंपित व्यंजन। क्या बोला जाता है? प्रकंपित, 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 प्रकंपित व्यंजन। ठीक है। रा को क्या क्या बोला जाता है? एक तो आपका लुंठित व्यंजन बोला जाता है, दूसरा आपका प्रकंपित व्यंजन भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी? हाँ, अंतस्थ व्यंजन आपके ये हो गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्यंजन, मैंने बताया था आपको 25 वर्गीय व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, टोटल हो गए 29। टोटल हैं कितने? 33 बचे 3 हैं, 4 हैं आपके। तो 4 कौन से होते हैं? हाथ में ऊष्मीय व्यंजन आपके 4 होते हैं। क्लियर है? अब ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्मा मतलब क्या होता है? ऊष्मा मतलब हीट होता है। ठीक है, मतलब गर्म, जिनको बोलने पर आपको गर्माहट की महसूस हो। क्या हो? गर्माहट आपको महसूस हो, वो क्या बोलते हैं? आपको ऊष्मीय व्यंजन उनको बोला जाता है। जैसे सा 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 हा, 3 सा है, 1 हा है। ठीक है। अधिकांश लोगों को ये डाउट रहता है कि इन तीनों का उच्चारण एक सा होता है, हम उच्चारण कैसे इनका सही कर पाएंगे? तो वहाँ पर आपको, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको उच्चारण स्थान, जब भी आपको ये सरवता वाला सा बोलना पड़ेगा तो आपको जीभ आपकी कहाँ टच करनी पड़ेगी? दांतों में टच करनी पड़ेगी। सा 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 सा। जो अगर आपकी जीभ दांतों पे टच होती है, इसका मतलब आप ये सही सा का उच्चारण कर रहे हैं। ये आपका ये दूसरा वाला सा है। अगर आपकी जीभ ऊपर तालू पे टच होती है तो आप इस वाले सा का भी सही उच्चारण कर पाएंगे। लास्ट आपका षटकोण वाला सा है। अगर इसकी आप जब उच्चारण करें तो आपकी जो जीभ होगी दांतों के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर अगर टच करते हैं आप उसको, तो षटकोण वाले सा का आप सही से उच्चारण कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? आपका हा है। हा की उच्चारण स्थान क्या है? आपका कंठ है। बोले हा हा हा, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कहाँ से? कंठ से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपका कंठ है। क्लियर है? ये आपके ऊष्मीय व्यंजन 4 थे, तो 29 + 4 कितने हो गए? आपके 33। मैंने बताया था आपको हिंदी व्याकरण में जो मुख्य व्यंजनों की संख्या है वो कितनी? आपकी 33 है। नेक्स्ट देखें, जो आपका हा है, ये हा हा, इसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीय प्रकंपित व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्वितीय प्रकंपित व्यंजन। अगर क्वेश्चन पेपर में आपका सवाल आता है कि निम्नलिखित में से द्वितीय प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो आपको ये चिन्ह लगाना है कि आपका हा द्वितीय प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट देखें, अब आपके जो बाकी 4 हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त का मतलब क्या हो? जब किसी 2 व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपन संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे आपका छ, त्र, ज्ञ और सा। ठीक है। छ आपका का और सा से मिलकर बनता है, यानी संयुक्त व्यंजन है। त्र आपका ता और रा से मिलकर बनता है, इसलिए आपका ये भी संयुक्त व्यंजन है। जा और इया से मिलकर जो बनता है आपका ज्ञा है, और सा और रा से मिलकर बनता है आपका स्रा, इसलिए ये चारों संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जो आपका ज्ञा है वो किन किन अक्षरों से मिलकर बना है, तो जा और इया से मिलकर बना है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आपका 4 में से जो ऑप्शन में हो आप सही उसको
लगा सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी जो मैंने बता दी हैं। अगर नहीं क्लियर आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें क्या समझ में नहीं आया, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं। अब देखते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है आपकी? इनकी संख्या 2 है। कौन कौन सी है? आपको पता है स्पर्शी जो व्यंजन थे, स्पर्शी जो व्यंजन थे आपके, स्पर्शी व्यंजन में जो टा वर्ग था उसमें आपका ये भी आता था और ये भी आता था, डा डा। ठीक है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन मतलब आपका, इनको अपन द्विगुणी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुणी व्यंजन भी बोलते हैं। अब द्विगुणी व्यंजन का मतलब क्या होता है? इनमें 2 गुण होते हैं। ठीक है। एक तो आपका ये है डा और डा जो आपका स्पर्शी व्यंजन में थे। अब इनमें हम क्या है, एक चिन्ह लगा देते हैं नीचे ये, और इसमें आपका ये बिंदी रख देते हैं, तो ये आपके जाके बन जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बन जाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे बनती है? सर, जब भी हम स्पर्शीय व्यंजनों में ये बिंदु लगा देते हैं, इस बिंदु को बोला जाता है ताड़न जात। क्या बोला जाता है? ताड़न जात। ठीक है। ताड़न जात अगर चिन्ह हम इसमें लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं आपके, ये अगर हम इसमें ताड़न जात ये चिन्ह लगा देते हैं, ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। कहाँ से लेके? आपके स्पर्शी व्यंजन से लेके उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। इनके उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय क्या होते हैं, अपन को झटका महसूस होता है, ढ ढ़, इस प्रकार से झटका। आपकी जो जीभ है वो एकदम से अचानक अंदर से आकर बाहर की तरफ क्या होती है, गिरती है। अगर ऐसा आपका होता है तो ये क्या कहलाते हैं? आपके उत्क्षिप्त या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। जो स्पर्शी व्यंजन में टा वर्ग के 2 आपके व्यंजन थे, उनमें ताड़न जात का चिन्ह लगाकर हम इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बना देते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो आपका अयोगवाह थे। क्या थे? अयोगवाह थे। अयोगवाह, इनकी संख्या मैंने बताई थी आपको कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। एक होती है आपकी अंग, एक होती है आपका आहा। ठीक है। अंग को अपन क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अंग को क्या बोलते हैं अपन? अनुस्वार बोलते हैं। और आहा को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। जब भी आपका अयोगवाह की बात आती है तो अयोगवाह की संख्या आपकी 2 है, जिसमें से एक आपका क्या है? अनुस्वार बोलते हैं, जिसको अंग को बोलते हैं। दूसरा आपका आहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? विसर्ग बोलते हैं। क्लियर? आहा को हम विसर्ग बोलते हैं, अंग को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं।